जिसे बोलते हैं वो है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। तो इसमें नाम से ही पता लग रहा है कुछ इंटीग्रेशन का यूज होगा। तो 0 ऑर्डर है आपके कोर्स में एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे मैंने एक 0 ऑर्डर रिएक्शन लिया है। सपोज ए इज गिविंग प्रोडक्ट, हम एक ही रिएक्टेंट लेके करेंगे और जो हमारा रेट है, जो अभी तक हमने सीखा है कि हम इस रिएक्शन के लिए रेट को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं माइनस dA/dt और दूसरा लिख सकते हैं k a की पावर 0, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा k के बराबर। तो जो रेट है इट इज इक्वल टू माइनस dA/dt एंड दिस इज इक्वल टू k। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो अलग अलग रेट एक्सप्रेशन है तो ये रेट की, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। मतलब एक ऐसा इक्वेशन लिखेंगे जो इन दोनों को कंबाइन करके आती हो। तो फिर हम इन दोनों को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, मैंने माइनस को यहाँ k के साथ कर दिया है और dt उधर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो ये बन गया dA इज इक्वल टू माइनस kt। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस kt। और जो माइनस k है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट तो वो बाहर आ गया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन dA इज इक्वल टू माइनस k dt। तो आपने मैथ में सीखा होगा कि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनेट मतलब जिसकी लिमिट नहीं है। लिमिट सेट होती है तो वो जो है फिर जो इंटीग्रेशन आती है उसे हम ऐसे जो भी लिमिट हो उस हिसाब से निकालते हैं। इनडेफिनेट इसका क्या इंटीग्रेशन होगा a, क्योंकि आप देखेंगे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो ऐसे ही dA का इंटीग्रेशन क्या होगा, a। और माइनस, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t। तो ये क्या हो गया माइनस kt। बिकॉज ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो साथ में आपको प्लस i लिखना पड़ेगा। i इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर आप i नहीं लिखते हैं, इवन मैथ में भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब हमने किया था तो अगर नहीं लिखते तो उसके नंबर कटते हैं। तो आई लिखना जरूरी है। मान लीजिए आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने आई नहीं लिखा, क्योंकि आई जो है, आई आप कहेंगे क्यों लिखा जाता है, तो आप इसका भी देख लीजिए। क्योंकि मान लीजिए यहाँ कोई कांस्टेंट होता 5, उसका मतलब यहाँ कोई और चीज होती तो वो 1 कांस्टेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है तो इसलिए लिखा जाता है। तो उसमें ज्यादा मैं अभी टेक्निकल नहीं बताऊंगी मैथ का। अब ऐसे ही अब मुझे ये आई की वैल्यू निकालनी है। इतना समझ में आया सबको कि ये कैसे आया? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब मुझे क्या करना, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये आई की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू मुझे नहीं पता है तो मैं कहूंगी कि जब टाइम 0 था, क्योंकि जब टाइम रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो ए की कंसंट्रेशन कितनी थी, ए नॉट के बराबर। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो मैं यही वैल्यू जो है जब यहाँ पुट करूंगी, टी की जगह 0 हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह पे ए नॉट हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो ये टर्म तो हो गई 0। तो आई क्या आ गया, ए नॉट के बराबर आ गया। तो आई की वैल्यू मुझे पता लग गई, ये ए नॉट के बराबर है। इस आई की वैल्यू को मैं इस 1 इक्वेशन में पुट कर दूंगी। जब इसमें 1 इक्वेशन में पुट करूंगी तो ये इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये जो ए नॉट है इसको, ये मेन इक्वेशन है, आप इतना भी याद कर लेते हैं बहुत है। बाकी तो मैंने रीअरेंज किया अगले स्टेप में। मैंने क्या किया, ये जो के टी है इसको उधर ले गई तो वो प्लस बन गया इस साइड, और ये जो ए है इसको इधर ले आई तो ये हो गया ए नॉट माइनस ए। तो k इज इक्वल टू, ये मैंने रीअरेंज किया है, मेन इक्वेशन तो ये आई है। दिस इज जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ द वेरिएबल्स एंड या कांस्टेंट। तो ये k क्या हुआ, 1/t a नॉट माइनस a। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, ये रेट कांस्टेंट है, ये टाइम है, और ये जो कंसंट्रेशन है a, ये इस टाइम पे क्या कंसंट्रेशन हुई होगी। मान लीजिए पहले 0 पे जब स्टार्ट किया था तो कंसंट्रेशन क्या थी, a नॉट थी।
जब टाइम 5 मिनट बाद हमने देखा तो कंसंट्रेशन ए हो गई, घटकर इतनी रह गई। तो ये वो कंसंट्रेशन है एट टाइम टी। तो कभी भी अगर आपको टी पता हो तो आप क्या निकाल सकते, और ए पता हो तो आप के निकाल सकते हो, या के पता हो तो हम टाइम निकाल सकते हैं। मान लो मैं कह दूं कि मुझे के की वैल्यू पता है और मैं ये कहती हूँ कि मेरी कंसंट्रेशन जो थी इनिशियल थी 5, वो 2 कब बनेगी, ये मैंने फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है ए, तो उस हिसाब से मैं टी निकाल सकती हूँ। तो ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। इसमें कोई दिक्कत? नो मैम। नो नो मैम। मैम। ठीक है। अब हाँ, अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखती है, ये जो इक्वेशन है इट इज वैलिड ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। और ये इक्वेशन को, ये जो ऊपर लिखी है, इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ, इसको अगर आप ध्यान से देखें, इट इज अ लाइन इक्वेशन y mx प्लस c। वैसी कुछ इक्वेशन है ये इसको y मान लो, t को x मान लो, एंड दिस इज कांस्टेंट c। तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, आप ये देखेंगे m क्या होती है, स्लोप होती है। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, माइनस के। स्लोप माइनस में है तो लाइन कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। स्लोप क्या हो गई, माइनस के। अगर मैं a वर्सेस t प्लॉट करूंगी तो स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन तभी आएगी अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। सपोज आपके पास डाटा दिया हुआ है और पूछा जाए कि ये जीरो, इसका ऑर्डर क्या है, ये जीरो ऑर्डर है या नहीं है, तो हम दो तरीके हो सकते हैं। एक मेथड तो ये हो सकता है कि मैं a वर्सेस t प्लॉट करके देखूं। अगर स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आती है तो जीरो ऑर्डर नहीं है। हाँ, वो फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फिर हम फर्स्ट के लिए चेक करते हैं। तो एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड फॉर डिटरमिनिंग व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये जीरो ऑर्डर के लिए आएगा। और दूसरा मेथड मैं अभी बता देती हूँ, सिंपल सा मेथड है वो क्या है कि मान लीजिए मैंने एक टाइम दिया हुआ है t1, उस पे मैंने कुछ कंसंट्रेशन दे रखी है a1, t2 पे मैंने कुछ कंसंट्रेशन दे रखी है a2, ऐसे मैंने बड़े सारे टाइम दे रखे हैं एक ही रिएक्शन के लिए। तो मैं क्या करूंगी, हर एक t के लिए क्या निकाल के देखूंगी, k निकाल के देखूंगी। हर बार मैं टाइम पुट करूंगी और टाइम के जो विद रिस्पेक्टिव जो कंसंट्रेशन होगी वो पुट करके मैं k की वैल्यू निकालूंगी हर टाइम इंटरवल पे। अगर k की वैल्यू, अगर ये इक्वेशन वैलिड होगी, और ये वैलिड कब है, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर ये इक्वेशन वैलिड होगी तो आपको पता है k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, क्योंकि हम सेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर आप इस इक्वेशन से k की वैल्यू निकालेंगे तो वो हर टाइम पे, कोई भी टाइम आप ले लें, उस टाइम पे क्या आएगी, सेम आएगी। लेकिन अगर सेम नहीं आ रही होगी तो वो जीरो ऑर्डर नहीं होगा, वो कुछ और हो सकता है। तो हम फिर फर्स्ट का चेक करेंगे। तो आपके कोर्स में फर्स्ट तक है तो या तो जीरो ऑर्डर होगा या फर्स्ट ऑर्डर होगा, या फिर एक ग्राफिकल मेथड हो सकता है। और ग्राफ में आप ध्यान से देखें, ये इंटरसेप्ट आता है हमारा ए नॉट। तो टाइम जीरो, जब टाइम जीरो है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो हमारी कंसंट्रेशन किसके बराबर है, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर। इतना समझ में आया आपको? ये जो पॉइंट है इसको मैं दोबारा बता दूंगी कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अभी इतना समझ में आया, इसको याद कर लीजिएगा घर पे, क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं दोबारा बताती हूँ। मैम एक बार मैम एक रिपीट बार और बता बता दो। चलो दोबारा बता देते हैं, यहाँ से बता दें, ये इक्वेशन आ गई है हमारी। मैम यस इक्वेशन मैम। यस मैम, यहीं से कंटिन्यू कर दो। हाँ, यहीं से बता देते हैं, दोबारा बता देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये एक लाइन इक्वेशन है, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आप देखेंगे अगर मैं a वर्सेस t प्लॉट करूंगी, a वर्सेस t, तो जैसे मैं यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ a वर्सेस t, यहाँ पे a मैंने प्लॉट किया वर्सेस t प्लॉट किया, तो ये एक लाइन आई। यहाँ पे स्लोप देखो कितनी आएगी, माइनस के, माइनस मतलब स्लोप माइनस में है, तो लाइन कहाँ की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, डिक्रीजिंग आएगी, तो स्लोप आएगी माइनस के। और जो आपका इंटरसेप्ट है, मतलब ये लाइन किस जगह से स्टार्ट होगी, तो जीरो टाइम पे इट विल स्टार्ट फ्रॉम ए नॉट, क्योंकि ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है जब टाइम जीरो था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो ये वाली जो ग्राफ है, मतलब ए वर्सेस टी वाला, ये स्ट्रेट लाइन तभी आता है जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो। ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं है।
ठीक है, इतना समझ में आता है कि ए वर्सेस अगर टी प्लॉट करें आप, अगर स्ट्रेट लाइन आ गई तो आप कह दीजिएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हाँ, Yes, और ma'am. कई बार, हाँ, और कई बार बेटा क्या होगा, ग्राफ दिया होगा, ये वाला ग्राफ दे दिया होगा और इसमें स्ट्रेट लाइन आई होगी, वो आपको बोलेंगे क्या है ऑर्डर है रिएक्शन का, मतलब ग्राफ दे दिया, ऑर्डर बोल दिया। तो वहां पे आप देखेंगे कि ए वर्सेस टी को प्लॉट करने पे ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आया है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मान लीजिए ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता, तो हम लिख देते कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर ए वर्सेस टी को प्लॉट करते तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। ग्राफ वाला मेथड समझ में आया? यस मैम, आगे। ठीक है। यस मैम। अब हम मैं एक और मेथड बता रही हूँ कि उससे भी हम पता लगा सकते हैं। अलग अलग टाइम पे ना, मान लो जब टाइम 0 था, कुछ कंसंट्रेशन दे रखी है 1, मान लीजिए 5 कंसंट्रेशन दे रखी है, फिर टाइम 1 मिनट बाद हमने देखा कंसंट्रेशन 4 हो गई, फिर हमने 2 मिनट बाद देखा कंसंट्रेशन 3 हो गई। तो अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन दे रखी है, मतलब टी पे ए दिया हुआ है। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ग्राफ से ना पता लगाकर हम क्या करें कि ये वाली जो इक्वेशन है जीरो ऑर्डर वाली, k इज इक्वल टू 1/t a नॉट माइनस ए, इसको यूज करें। ए नॉट क्या होगा, ये 5 विल बी द ए नॉट, क्योंकि ये टाइम 0 पे है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी k निकाल लेंगे, इस वाले नीचे वाले के लिए जब टाइम 0 होगा और कंसंट्रेशन 3 होगी तब भी हम k निकाल लेंगे। इस तरह से अगर जो भी और टाइम दिए हुए हैं उनके लिए भी हम k की वैल्यू निकाल के देखेंगे। सपोज यहाँ पे k की वैल्यू आ गई, मान लो 5.0 आ गई, और यहाँ पे भी आ गई 5.0, तो ये दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आ रही है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये वैलिड है, और ये वैलिड कब होगी, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। लेकिन अगर सपोज पहले वाले के लिए मान लो आंसर आ गया आपका 5, अगले के वाले के लिए मान लो आ गया 7, तो ये जो डाटा दिया हुआ है, ये रिएक्शन जो भी दिया हुआ है, ये जीरो ऑर्डर नहीं है। इसको हम आगे करेंगे, ठीक है। यस मैम। अब आगे एक चीज और, मैंने कहा था कि रेट जो होता है इट इज इक्वल टू k a की पावर 0, यही होता है a। तो a की पावर 0 क्या होता है, k। तो इसका मतलब जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इतना समझ में आया कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन होगा कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट भी करेंगे आप, तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और अब अगर आप मान लीजिए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन प्लॉट करते हैं, अगर आप रेट को कंसंट्रेशन के उसमें प्लॉट करेंगे, क्योंकि रेट तो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो रेट क्या रहेगा कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, कांस्टेंट रहेगा, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा। देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कंसंट्रेशन एक्सिस। ये कंसंट्रेशन एक्सिस है या एक्स एक्सिस बोल दो, इससे क्या होगा, पैरेलल होगा। तो कहीं भी क्वेश्चन में अगर ये मेंशन हो कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आप कहेंगे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। या कहीं पे ये मेंशन होगा कि the plot of rate versus concentration is a straight line parallel to the concentration axis। इतना समझ में आया? यस मैम। अभी तो सिर्फ ये आपने क्योंकि आज न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, कल करेंगे। अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी ना डेफिनेशन आई हुई है हाफ लाइफ पीरियड की। ये क्वेश्चन हर बार दिया जाता है, क्या पता मैं भी दूं, ये फर्स्ट ऑर्डर का भी जीरो ऑर्डर का भी होता है। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है, जब आप वो टाइम जब आपके पास जो भी सब्सटेंस या रिएक्टेंट दिया हुआ है उसकी कंसंट्रेशन घटकर आधी रह जाए। मान लीजिए आपने कंसंट्रेशन ली थी 10, 10 का आधा क्या होता है 5, मान लीजिए 5 मोलार। जब आपकी कंसंट्रेशन घटकर कितनी हो जाए, आधी हो जाए, तो उस और इस प्रोसेस को जो भी टाइम लगेगा दैट विल बी नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। जब आपके अगर मान लो 5 है कंसंट्रेशन, जब ये घटकर कितनी हो जाए 2.5, तो जो भी आपको टाइम लगेगा जब वो क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ पीरियड। तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है
इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस इज रिएक्टेड, हाफ रिएक्ट हो गया तो बचा कितना होगा, हाफ रिएक्ट ही हो बचा गया, होगा। बचा होगा हाफ। हाँ, तो इसीलिए जब टाइम टी हाफ होगा, मतलब जब आपका हाफ लाइफ पीरियड गुजर चुका है, तो ए की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाय 2, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये भी बची हुई होगी। रिएक्ट भी ए बाय 2 हुई है, ए नॉट बाय 2 हुई है, और बची कितनी है, ए नॉट बाय 2, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन लिखते हैं हम, ये जो ए होता है ना, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए विच इज लेफ्ट। तो लेफ्ट कितनी है, ए नॉट बाय 2 ही है। आप कहेंगे बार बार इस पॉइंट पे क्यों जोर दे रहे हैं लेफ्ट, क्योंकि आगे जब हम करेंगे ना हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उसमें ए लिखना होगा, तो ए कितना रिएक्ट हुआ होगा वो नहीं, कितना बचा है, ये वो कंसंट्रेशन। सो दिस इज ए लेफ्ट। कितना ए लेफ्ट है, ए नॉट बाय 2, क्योंकि आधा रिएक्ट हो चुका है, आधा बचा है। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमने लिखी थी ना, के इज इक्वल टू 1/t ए नॉट माइनस ए वाली, उसमें क्या पुट कर देंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी हाफ, और ए की जगह पे यहाँ पे ए नॉट बाय क्या हो जाएगा, 2। तो आप देखेंगे जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। ये जो टी हाफ है इसकी इक्वेशन तभी वैलिड है जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ की अलग इक्वेशन आती है, ठीक है। यस मैम। अब Yes, इसमें ma'am. एक चीज और, हाँ एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आप इसमें नोटिस करें, जो टी हाफ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो क्वेश्चन में अगर ये भी मेंशन होगा कि हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर होता है ना, उसमें होता है टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। वो कैसे आता है, वो जब डेरिवेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ये पॉइंट क्लियर हुआ। यस मैम। और देखिए Yes, ma'am. अगर Yes, टी ma'am. हाफ, ठीक है, अगर आपको टी हाफ दे रखा है तो आप के निकाल सकते हैं, और अगर आपको के दिया हो तो आप टी हाफ निकाल सकते हैं ए नॉट के जरिए। ये पॉइंट समझ में भी आया ना आपको कि टी हाफ से के निकल सकता है, के से क्या निकल सकता है, टी हाफ निकल सकता है, इन केस हमें इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो। इसको अच्छे से कल पढ़ लीजिएगा, याद करके आइएगा भाई जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है। मैं शाम को जो है जीरो और इसके लिए ना इक्वेशन कॉलम बनाकर अलग लिखकर पेज पे डाल दूंगी। अब आता है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखे, मैंने एनसीईआरटी के लिखे हैं, क्योंकि अब जैसे एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक बार ही आया था कि जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल दीजिए, तो एक तो ये हो गया डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस, और दूसरा हो गया थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। ये दोनों ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और ये दोनों एनसीईआरटी में मेंशन है। तो आप इनको सिर्फ याद कर लीजिए कि अच्छा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बिकॉज एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ठीक है एमसीक्यू मैम। के क्वेश्चन में ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का बता देते हैं, आप इसको पढ़ के आइएगा। फर्स्ट ऑर्डर, इसमें भी हमने एक ही रिएक्टेंट वाला सब्सटेंस लिया है, इतना हम कॉम्प्लिकेटेड वाला काम नहीं करेंगे, एक ही रिएक्टेंट वाला करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप पहले ये देख लीजिए ये इक्वेशन कैसे लिखी है मैंने, आपको समझ में आती है। मैंने दोनों डिफरेंशियल भी और रेट लॉ दोनों को लिख दिया। कैसे लिखा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए। मैंने सिंपल इक्वेशन ली है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट वाली नहीं ली है, सिर्फ एक ही वाली ली है। दिख रहा है आपको। फिर अगले स्टेप यस में मैम। हम क्या करेंगे, मैंने कहा था अगले स्टेप में आप क्या करिए, ये जो माइनस साइन है इसको के साथ ले जाइए, dt उधर ले जाइए, जो a वाली टर्म है वो इधर आ जाएंगी। दिख गई। यस मैम। यहां तक कोई दिक्कत तो मुझे बताइए, क्योंकि ये जो टॉपिक है फिर ये टॉपिक ही एक तरह से एंड ही है टॉपिक, अब मैम न्यूमेरिकल्स ये ही प्रोडक्ट, आएंगे। मैम ए तो हाँ प्रोडक्ट है ना। हाँ, A2 प्रोडक्ट। मैंने कहा ना सिंपल वाला रिएक्शन लिया है मैंने, कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं लिया, क्योंकि वो नहीं है आपके कोर्स में। ठीक है मैम, सिंगल प्रोडक्ट ठीक है, यहाँ पे।
हाँ, इतना इतना समझ में आया। क्योंकि प्रोडक्ट का तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपने देखा होगा जो रेट लॉ है उसमें भी हम सिर्फ प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की बात कर सकते हैं, और ये जो डिफरेंशियल हमने ये लिखा था इसमें भी हम सिर्फ रिएक्टेंट की टर्म में भी इक्वेशन लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की टर्म में भी लिख सकते हैं। पर हम यहाँ पे क्योंकि दो इक्वेशंस को, ये जो दो हमने पढ़ी है, इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो ये 2 पॉइंट समझ में आते हैं मैंने क्या किया। अब अगला स्टेप, अगला Yes, स्टेप ma'am. जीरो ऑर्डर में क्या किया, जैसे करके देखिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो मैंने इंटीग्रेशन करी दोनों साइड पे। अब आप देखेंगे अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं, ये करते हैं इंटीग्रेशन dx बाय 1 बाय x की करते हैं इंटीग्रेशन, तो आंसर क्या आता है, लॉग। असल में वो LOG, हाँ वो असल में ना वो हम आजकल तो हमको लिख देते हैं LOG करके, लेकिन वो LOG नहीं होता, वो ln होता है, लॉग नेचुरल होता है जिसका बेस e होता है। जो LOG Yes, ma'am. होता है ना उसका बेस होता है 10। तो वो आप हम अभी जल्दबाजी में लिख देते हैं, क्योंकि जब हमें बेस लिखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, अदरवाइज असली लिखते हैं ऐसे ln। तो आप इसका जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इंटीग्रेशन क्या आती है, ln x आती है, आती है। Yes, ma'am. ठीक है, ln लेके चलेंगे, यहाँ पे हम LOG वाला नहीं लेके चलेंगे, लॉग नेचुरल आता है असल में। तो लॉग नेचुरल, इसीलिए तो कई बार आपने देखा होगा आपका जब लॉग ई आता है तो वो लॉग ई से ई कुछ कट जाता है, दोनों का बेस जो होता है ना, मतलब जैसे लॉग ई क्या होता है, 1 होता है। कई जगह पे हम क्या करते हैं 1 इंटू लेके चलते हैं, 1 को लॉग ई मान के चलते हैं, तो वो 1, वो कौन सा लॉग होता है, ये वाला जिसका बेस क्या है, ई है। क्योंकि अगर आप लॉग 10 की बात करेंगे ना, अगर बेस 10 होगा तो 10 1 आता है। अगर लॉग 2 लें और बेस 2 लें तब भी आंसर 1 होता है। चलो उधर नहीं जाना, हमने सिर्फ इतना करना है। तो ये हमारा क्या आ गया, ln a, और ये आ गया हमारा माइनस के टी। ठीक है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन करी तो माइनस के टी आ गया प्लस आई। इतना समझ में आया कि ये कैसे आया। Yes, ma'am. आ गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम वही स्टेप, क्योंकि हमें ये आई की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, टाइम को एज्यूम करेंगे कि जब हमारा टाइम क्या हो, 0 हो, तो ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी, इट इज इक्वल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब ए इज इक्वल टू ए नॉट। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, टी की जगह 0 पुट कर देंगे, ए की जगह पे ए नॉट पुट कर देंगे, तो हमारा आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ln ए नॉट। फिर हम अगले स्टेप में ये आई की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, ln a माइनस के टी प्लस ln a नॉट। देख लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, ma'am. बाकी बच्चे भी इसे ध्यान से देख लो, ये इक्वेशन आएगी, और ये 1 डिग्री ऑर्डर के लिए वैलिड है, ये 0 ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है। अब अपने मैंने क्या किया, मैं ग्राफ ही बना रही हूँ। ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला जो है, जो ये नीचे वाला दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, स्किप हो गया गलती से। ये देखिए, ये जो है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये आप खुद करिएगा, क्योंकि अभी टाइम खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने रीअरेंज किया है, ठीक है, ये मैंने रीअरेंज किया, इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो वो जो मेरी इक्वेशन आई ना, वो इक्वेशन आई मेरी ln a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट, वो ये इक्वेशन आई थी। तो मैंने क्या किया, माइनस के टी को इधर ले गई, ये वाले ln को इधर ले आई, तो मेरा जो k आ गया वो आ गया 1 बाय टी ln a नॉट बाय a। अब क्या होता है, ln तो हम लॉग टेबल में भी लॉग है, LOG वाला जो मिलेगा आपको, तो क्या होता है ln जो होता है इट इज इक्वल टू 2.303 log x। मतलब अगर आप ln को log में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट मींस आपको 2.303 से क्या करना पड़ेगा,
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में मैंने ये कर लिया, तो हमें इस इक्वेशन को याद रखना है। इतना समझ में आता है आपको? तो Yes, जो ma'am. हमने जीरो ऑर्डर पढ़ा था उसके लिए क्या था, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, के लिए ये थी इक्वेशन। और इसके लिए के की इक्वेशन कौन सी है, 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग, ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन है नीचे फाइनल कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इसके लिए ये इक्वेशन वैलिड होगी। अब ये जो डेरिवेशन है ये आप पहले घर पे देख लीजिएगा, कल मैं बता दूंगी। अब आता है ग्राफ बनाना। ग्राफ को दो तरीके से बनाया हुआ है, एक बारी तो ln की टर्म में बनाया हुआ है, एक बारी log की टर्म में बनाया है। तो अगर आप देखेंगे ना, जीरो ऑर्डर में कौन सा ग्राफ बनाया था मैंने, a वर्सेस t बनाया था। यहाँ पे ग्राफ बनेगा ln a वर्सेस t। तो वो जो इक्वेशन आई थी ना वही लिखी हुई है जो अभी पीछे आई थी। तो इसमें मैंने क्या किया है, ln a को t से प्लॉट किया है। तो आप इसे कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो इंटरसेप्ट क्या आएगा, log a नॉट ln a नॉट, और स्लोप क्या आएगी माइनस के। अगर मैं प्लॉट करती हूँ log नेचुरल को t के साथ, लेकिन अगर मैं इसको प्लॉट करूं LOG वाले को, तो मैं क्या करूंगी, ln की जगह पे आ जाएगा 2.303 log a नॉट, और इस ln की जगह भी मैं लिख दूंगी 2.303 log, चेंज कर लीजिएगा। ये दिख रही है आपको मेरी गलती यहाँ पे, Yes, ma'am. है ना, इसको चेंज कर लेना इस गलती को, दिस इज LOG। वो जल्दबाजी में किया तो वो मैंने देखा नहीं शायद, तो ये LOG है। तो जब मैंने इसको चेंज किया तो हाँ हाँ, तो ये LOG यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने क्या किया, 2.303 क्या किया, कॉमन ले लिया। जब मैंने ये कॉमन ले लिया तो ये बन गया log a माइनस के टी डिवाइड बाय 2.303 एंड दिस इज log, दोबारा सुनिएगा ये मैंने गलत लिख दिया है, दिस इज log a नॉट। अब मैं इस इक्वेशन के हिसाब से जब प्लॉट करूंगी log a को t के साथ, तो स्लोप क्या आ जाएगी, माइनस के डिवाइड बाय 2.303, और जो आपका इंटरसेप्ट आ जाएगा इट इज इक्वल टू log, दिस इज log a नॉट। तो इसका मतलब जो जीरो ऑर्डर है उसमें अगर आप a वर्सेस t प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन अगर मान लो स्ट्रेट लाइन नहीं आए तो फिर हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे log a वर्सेस t को, कि ये अगर ये स्ट्रेट लाइन ना जाए, पहली वाली नहीं आ रही है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है। इसमें एक और इन्होंने डेरिवेशन करके ना ऐसे ही अरेंज कर ली, ऐसे दोबारा से इक्वेशन कर ली। इसमें log a नॉट बाय a को प्लॉट किया है, तो ये स्लोप है पॉजिटिव आ रही है तो ऐसी स्लोप आएगी अगर आप a नॉट बाय a को प्लॉट करते हैं। ये ना ग्राफ वहां पे दिए हुए हैं NCERT में, तो इसलिए मैंने कहा कि ये जरूर मतलब आपको करने चाहिए। और ये वाला भी आप देखिएगा, इन्होंने क्या किया है, माइनस के को उधर ही रखा है, ये उधर की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसको करके देखिएगा, नहीं तो मैं इसे कल कराऊंगी। बाकी जल्दी से ये बता देती हूँ, इसको कल ही हम करेंगे। ये टी हाफ निकालेंगे। टी हाफ कैसे निकाला है, जब टी हाफ के बराबर होगा तो ए की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ए नॉट बाय 2। इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन आई है ना फर्स्ट ऑर्डर वाली, हम इसमें पुट करेंगे। इसको आप घर पे देखिएगा, फिर कल हम दोबारा समझेंगे इसको। तो जब हम इसको पुट करेंगे वैल्यू को, तो ये आप देखेंगे ए नॉट से तो ए नॉट कट जाएगा, ये जो टी हाफ है ना, ये सब कटने के बाद टी हाफ क्या आ जाएगा, 0.693 डिवाइड बाय के। अब आप बताइए यहाँ पे टी हाफ ए नॉट के ऊपर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? No, ma'am. नहीं कर रहा, मतलब टी हाफ इज, हाँ, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन आएंगे ना, जो आप न्यूक्लियर रिएक्शन फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, उसमें भी यही वाली इक्वेशन यूज होगी टी हाफ की। और इवन जो के और टी वाली जो इक्वेशन है ना, वो ये वाली यूज होगी, ये वाली। जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन आप करेंगे, शायद है कोर्स में इस बार,
मैम पता नहीं, देखा नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा, किसी बच्चे को अगर बुक चाहिए हो, मुझे एक बच्चे ने बोला था 12th की बुक है उसके पास, आयुष है, तो 12th की रेफरेंस वगैरह बुक भी है, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें उनका मुझे नंबर चाहिए दे मैम। दूंगी। ठीक है, मैं आपको नंबर दे दूंगी। वो यहाँ पे शादी खामपुर रहता है, शादीपुर खामपुर गली है ना, ये जो लाल बत्ती है, इधर रहता है वो लड़का। ठीक है, ठीक वहां है। से ले लेना। रेफरेंस बुक चाहिए अगर फिजिक्स की। फिजिक्स की चाहिए ना, तो एक बच्चा